नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, बिहार की राजनीतिक गलियारों में, बिहार की राजनीतिक चक्रव्यूह में कौन फंसा हुआ है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आपको हर जगह जहां जहां दिख रहा होगा खबरें, जो हर तरह तेजस्वी यादव को इस चक्रव्यूह के भीतर फंसा हुआ दिखाई देता है। आरजेडी को, लालू यादव को फंसाया हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ बातें, कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। आप खुद ही देखिए कि इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है या फिर नहीं फंसी हुई है, नीतीश कुमार उलझे हुए हैं या नहीं उलझे हुए हैं। क्योंकि ये कहे इस पूरे राजनीतिक घमासान में बिहार में जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, उस खिलाड़ी कुछ उसके पीछे भी हैं, पर्दे के पीछे जिसे कहते हैं। और जिन खिलाड़ियों से बातचीत में लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के चाणक्य अध्यक्ष, सब के सब जुटे हुए हैं। मान मनोबल में एक जुटे हुए हैं, उनके साथ फॉर्मूला निकालने में जुटे हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार के साथ साथ, उनके साथ जाने में, भारतीय जनता पार्टी को साथ आने में और नीतीश कुमार के अंतिम फैसले में जो इतना टाइम लग रहा है, जो देरी लग रही है, उसके पीछे का असली खेल जो है, जो कि पर्दे के पीछे से खेला जा रहा है, जो पर्दे के पीछे जो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े महत्वपूर्ण किरदार हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी अब तक सेट नहीं कर पाई है। उनके रुख से भारतीय जनता पार्टी ही परेशान है। और इसके भीतर दो जो मतलब कहीं ना कहीं दो ऐसे खेल हो सकते हैं जो अपने व्यक्तिगत रूप से हम बता सकते हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी खुद फंस जाए, दूसरा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ लाकर फिर से बहुत भयानक फंसाती है 2020 की ही तरह। जी हाँ, अब ये पूरा का पूरा गेम खेलने के लिए एक किरदार को समझते हैं। उन सारे किरदारों के पहले बिहार के बक्सर की एक जो बात आती है, बक्सर की तस्वीर, एक असलनवी चौबे के साथ एक तस्वीर होती है। कार्यक्रम पहले से फिक्स होता है, लेकिन वहां पे आरती, आचमन, पूजन सब कुछ हो रहा होगा। सब कुछ होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से पहले। जी हाँ, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने जातीय सर्वे के बाद जातीय सर्वे को नीतीश कुमार का पाप बता दिया था। दरअसल ये ऐसा ही इसलिए चल रहा है पूरा पूजा अर्चना। इस एक और खबर की तरफ लौटते हैं, जिस खबर की हमने चर्चा की कि किस तरह से राजनीतिक घमासान में ये लोग फंसे हैं। दरअसल एक किरदार चिराग पासवान होते हैं बिहार में, जिसके ऊपर गंभीर चर्चाएं नहीं होती है। चिराग के मन में क्या चलता है, बहुत बड़ा सवाल ये भी होता है। बिहार की राजनीति में चिराग जो है, नीतीश कुमार, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट के पॉलिसी लेकर के नीतीश कुमार को जो है हमेशा निशाने पे लेते रहे हैं। लेकिन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, चिराग पासवान ने यह भी इशारा कर दिया। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो दुश्मन का दुश्मन कौन होगा? चिराग का दुश्मन बिहार में कौन? बिहार की राजनीति में थोड़ा भी जो भी व्यक्ति समझते हैं, ये जानते समझते हैं कि चिराग पासवान एक नाम के साथ कभी भी नहीं खड़े हो सकते हैं, वो नीतीश कुमार है। चिराग के दुश्मन नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अब करने जा रहे हैं, हालांकि उनकी आदत में ये शुमार हो गया है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि एक अंतिम है, कहीं ना कहीं उनके जीवन का ये अंतिम है। अब जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार, उसका दुश्मन कौन है, कौन तैयार हो रहा है, कौन बन रहा है? आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव। तो फिर चिराग पासवान का ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो उनका जो समझाने का तरीका, जो उनके अंदर के मनोभाव को, ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो दुश्मन का दुश्मन जो है ना, दोस्त यानी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों दोस्त। वैसे भी चिराग पासवान का लालू परिवार, लालू तेजस्वी दोनों के प्रति सख्त कॉर्नर रहा है। और लालू यादव भी चिराग पासवान को पुत्र वध मानते हैं। चिराग जो भले भारतीय जनता पार्टी के पास और रामविलास पासवान भले एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने रहे, लेकिन रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का उपनाम जो मिला था, वो लालू यादव की देन थी। और ऐसे में जो है चिराग पासवान बड़े मुसीबत, और बड़े मुसीबत इसलिए भी कि पिछले 2-3 दिनों से चिराग पासवान के साथ समझाइश की कोशिश जारी है नीतीश कुमार को लेकर के। अब जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है, अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है, और अभी एक और खबर आ रही है कि एक दौर और मुलाकात होनी है। लेकिन सारे मुलाकातों के पीछे जो है चिराग पासवान कि उनके मन की बात अगर की जाए, तो चिराग पासवान बिल्कुल इस बात से रुष्ट है। इतना भर ही नहीं कि उनका ये भी कहना है कि पशुपति पारस हमारे हिस्से में नहीं है। पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या करना है, वो पशुपति पारस जाने, हमको क्या करना है ये बात हम जानेंगे। फिलहाल कहे तो एनडीए में है, फिलहाल एनडीए में हूं, इस तरह के बयान आते हैं चिराग पासवान का स्टेटमेंट। लेकिन फिलहाल मैं एनडीए में, बात को समझने वाली बात है, लेकिन विकल्प खुले हुए हैं। अगर चिराग पासवान के विकल्प खुल गए हैं, तो फिर खतरा दो ओर से फिर से भारतीय जनता पार्टी को भी है, नीतीश कुमार को भी है। फिर कैसे है? भारतीय जनता पार्टी के इस इशारे पे अगर विकल्प अगर खुलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहमति के साथ अगर चिराग पासवान के ये विकल्प अगर खुलते हैं, तो ये बात समझ जाइए कि विकल्प खुलने का मतलब होता है कि नीतीश कुमार की राजनीति का बंद हो जाना। और भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के खिलाफ जो है, अगर चिराग पासवान के विकल्प खुलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, और मोदी और नीतीश कुमार दोनों के लिए झटका हो सकती है।
क्योंकि 5 से 6% डेडिकेटेड मतदाता, समर्पित मतदाता आज भी एलजेपी के पास है, और वो सारे वोटर पशुपति पारस के पास नहीं है। पशुपति पारस और चिराग पासवान को अलग करने का फॉर्मूला भी भारतीय जनता पार्टी का ही था, वही फॉर्मूला जिसको अलग अलग जगहों पे इंप्लीमेंट कर चुकी है। लेकिन विपक्षी दल और उस पार्टी के भीतर खासकर पारिवारिक पार्टियां, उसमें हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इतनी गुंजाइश तो रहती ही है कि सारे खिलवाड़ और पूरा गेम खेल सके। वही बाद में महाराष्ट्र के भीतर हुआ वही हाल, फिर एनसीपी के साथ हुआ। तो इस तरह के पशुपति पारस जो है सभी सांसदों के साथ उनको अलग कर दिया और चिराग पासवान अकेले रह गए। लेकिन अभी भी एलजेपी के जो मतदाता हैं वो चिराग पासवान के पास ही है, और चिराग पासवान बिहार के यूथ लीडरशिप के अंदर अगर लोकप्रियता तेजस्वी के साथ साथ किसी के बिहार में अगर बढ़ती हुई नजर आती है कहीं पे भी खड़े होने पर, तो इसमें चिराग पासवान का नाम था, वो कहीं कोई डाउट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, आरजेडी के साथ रहे, लेकिन इस यूथ के साथ जो उनका कनेक्शन है, इस सच को खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये कहना कि विकल्प खुले हुए हैं, ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों की चिंता बढ़ाने वाली बात है। और इससे ज्यादा बढ़ाने वाली बात है कि चिराग पासवान ने यह भी कहा, साफ साफ कहा कि अगर जो है ये विकल्प अगर खुल गए, इस राजनीतिक विकल्प अगर खुला तो अकेले 23 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यानी अगर चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझा पाई, नहीं बुझा पाई, नहीं मैनेज कर पाई, तो 23 सीटों पे वो चुनाव अकेले लड़ेंगे। 23 सीट के ऊपर जो चुनाव जो यहाँ का है, 23 सीट की जो काउंटिंग है, इस काउंटिंग के पीछे का भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब उसके पीछे क्या छिपा हुआ है, गिनती के पीछे इतनी चीज क्या है, इस बात को जानने समझने के लिए एक बात और आपको समझना पड़ेगा, आरजेडी की। और फिर आरजेडी की उस बात से यहां तक पूरा कनेक्शन जुड़ जाएगा। आरजेडी के विधायक दल की बैठक जो है हुई, बैठकें हुई, विधायक सारे जुटे, मोबाइल बाहर जमा करवा दिए गए। लेकिन उस विधायक दल की बैठक से एक खबर निकलती है। लोग दिन भर ये कहते हैं कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बारे में चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी के ये मास्टर स्ट्रोक चला, नीतीश के ये मास्टर स्ट्रोक चला। एक ही दिन में कितने कितने प्लान मास्टर स्ट्रोक में जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की मैच्योरिटी देखिए, उसकी राजनीतिक समझ देखिए। दिखने वाली बात है यहाँ पर कि विधायक दल की बैठक में जो खबरें निकल करके वहां से आने लगी कि 2-4 विधायकों का कहना होता है कि समर्थन वापस ले लिया जाए नीतीश कुमार से। जब नीतीश कुमार जा ही रहे हैं तो ऐसे क्यों समर्थन वापस ले लेते हैं। तेजस्वी यादव ने जो इशारे में बात कही, वो इशारा कुछ विधायकों की मांग से ही जुड़ा होता है। उनका कहना था नहीं, कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ, जनता को देखने दो, लोगों को देखने दो कि नीतीश कुमार कर क्या क्या रहे हैं। और शिवानंद तिवारी का कहना ही था, एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया कि क्या मुंह दिखाओगे, गांधी के सारे सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी। सिद्धांतहीन राजनीति गांधी जी ने पाप कहा था, वो पाप कर रहे हो, कैसे नाम लिखा जाएगा तुम्हारा नीतीश कुमार, इस तरह की बातें। तो इसमें जो है तेजस्वी यादव, शिवानंद जो लालू के भी वरिष्ठ है, वो शिवानंद ने जो लिखा, शिवानंद बाबा जो नीतीश कुमार और लालू दोनों कहते हैं उनको बाबा, तो शिवानंद बाबा ने जो कहा, जो लिखा कि तेजस्वी यादव ने इशारे में वही बात बता दिया, वही समझा कि जो हो रहा है बिहार के लोगों को देखने दो, बिहार की आम जनता को देखने दो, नीतीश कुमार की पाप को आम जनता तक जाने दो। अब हमें न्याय लोग देंगे, जनता देंगे, बिहार की जनता देंगे, बिहार की जनता से, आम जन लोगों से हम न्याय की गुहार लगाएंगे। और बाकी जो नीतीश कुमार कर रहे हैं उन्हें तो करने ही दो, जो कर रहे हैं करने दो। अब एक तरफ तेजस्वी यादव का जो इस तरह का कहना, एक तरफ से दलित नैरेटिव, दलित सीएम बना सकते हैं, इसके साथ एक इमोशनल फैक्टर, पूरी गणित राजनीति के भीतर जो है गणित को कहीं ना कहीं प्रभावित मानते हैं कि 2+2 4 होगा, नीतीश कुमार के वोट बैंक मिलेंगे और नीतीश कुमार के और बीजेपी के वोट बैंक मिलेंगे और सारे हवा हो जाएंगे। कई बार जो है राजनीति में गणित के ऊपर केमिस्ट्री भारी पड़ता है, और इस पूरे केमिस्ट्री में सबसे सॉलिड फॉर्मूला अगर कुछ बनता है तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना केमिस्ट्री में, सबसे सॉलिड, सबसे जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है इमोशन से। जी हाँ, इमोशन। अब इमोशन जब राजनीति में मिक्स हो जाती है तो जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है, और फिर जाकर के विस्फोटक नतीजे दिखने को मिलते हैं। तो फिर ऐसे में इमोशंस को मिक्स करने की तैयारी में है तेजस्वी यादव, और फिर दूसरी ओर से इमोशंस का एक और फॉर्मूला डेवलप करने की तैयारी में है चिराग पासवान। अब चिराग के साथ भी इमोशंस जुड़ेंगे कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी में परिवार तोड़ा चिराग का, भारतीय जनता पार्टी ने चिराग की राजनीति खराब करने की प्रयास किया। तो बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को अप्रासंगिक बनाने में इस पूरे फॉर्मूले के साथ चिराग पासवान, और फिर जरूरी नहीं ऐसा होता कि वही नतीजा हो जो नतीजा सामान्य रूप से हर कोई जो जिस नतीजे की संभावनाएं जताते हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा अगर साथ आते हैं तो बिहार में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर लेंगे, ये ऐसा जरूरी भी नहीं है। राजनीतिक हिसाब कुछ भी हो सकता है। अब उस 23 सीट की अगर जिक्र करें, जो चिराग पासवान का कहना है कि पिछले चुनाव में 17-17-6 का फॉर्मूला हुआ था,
17 और 6, ये 23 सीट जो है, आप तो पूरे के पूरे 23 जो कहा, इस 23 के आंकड़े में काफी चीज छिपा हुआ होता है। लोकसभा की बात कर रहे हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, उसमें 17 6 का पहले था। 2019 में 17 सीटों पे जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, और 6 सीटें एलजेपी यानी चिराग पासवान के खेमे एलजेपी के हिस्से में मिला था। हालांकि पार्टी जो है टूट चुकी है, 5 के साथ पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान अकेले हैं, लेकिन विरासत रामविलास पासवान की ये नेचुरली और ग्राउंड के ऊपर दोनों तरफ से, चिराग पासवान के पास है, पशुपति पारस के पास कुछ भी नहीं है, न वोट है, न जनाधार है, न मत है, न जन है, न जनाधार है। तो ऐसे में जो है 23 का जो फॉर्मूला है, उस बात को अगर समझे, अगर एनडीए अलायंस नरेंद्र मोदी शाह, जेपी नड्डा साहब की पूरी तिक्रम में ये सब कुछ मिलजुल करके चिराग पासवान को अगर मना नहीं पाते हैं, अगर उसे साथ नहीं रख पाते हैं, तो 6 सीटें एलजेपी के जो थी, उस 6 के ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, और 17 जो जेडीयू का है उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे, और 17 और 6 यही 23 हो जाते हैं। और यहाँ पे दो संभावनाएं, यहाँ पे फिर से विकल्प होता है कि अगर 23 के ऊपर लोकसभा चुनाव अगर लड़ रहे हैं, तो फिर 40 पे क्यों नहीं लड़ रहे चिराग पासवान? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वो चिराग मॉडल फिर से 2024 के चुनाव में रिपीट होने वाला है, जो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुए थे, जो फॉर्मूला था, जो मॉडल हुआ था तैयार। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के भीतर चिराग पासवान जो है एनडीए अलायंस से अलग हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान ने उन्हीं सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे जिनके ऊपर जेडीयू के उम्मीदवार खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी वाली सीटों के ऊपर दूरी बनाया था एलजेपी ने, चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन जेडीयू के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके जेडीयू के उम्मीदवार वाले सीटों के ऊपर दावा ठोका था। तमाम ऐसे प्रत्याशी उतारे जो है मैदान में, जो जिसमें बीजेपी में साथ थे, जिनके जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता माने जाते थे। रामेश्वर चौरसिया का नाम जैसे आता है, जो बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के, ये सब के सब जो है बीजेपी से बाहर आए और एलजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ गए। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार 43 सीटों के ऊपर सिमट के रह गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरी पार्टी बन गए, जिसको नीतीश कुमार का कष्ट कहा जाता है। लेकिन कष्ट देने वाले के पास ही फिर से नीतीश कुमार लौट रहे हैं गले मिलने। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।